बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमज़ान। हमने आज की वीडियो के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जो डाउ यूनिवर्सिटी सिंध के अंदर जिन्होंने एमडी कैट लेने होते हैं, डाउ यूनिवर्सिटी जो है इसका जो 2022 का एमडी कैट का टेस्ट था, एमडी कैट का एग्जाम था जो 13 नवंबर 2022 को कंडक्ट किया था इन्होंने। बेसिकली उसके अंदर जो बायोलॉजी वाला सेक्शन था, बायोलॉजी में कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो एग्जाम है, मुझे काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने बोला था कि हमें सिंध के या डाउ यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स हैं उनके बारे में, उनके जो पास पेपर्स हैं वो सॉल्व करके दें ताकि हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया हो सके। तो ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें एक चीज़ जो कि बाकी यूनिवर्सिटी से या बाकी बोर्ड से डिफरेंट होती है वो ये होती है कि इसके अंदर बॉटनी भी शामिल होती है। बॉटनी के भी 1 या 2 एमसीक्यूज हैं इसमें आ जाते हैं। बाकी ये इतना मुश्किल नहीं है, इसमें 5 ऑप्शंस होंगी और ये जो 5 ऑप्शंस हैं ये भी बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। तो हेपेटाइटिस, सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय। देखो बच्चों, ऑप्शंस को अगर आप देखो तो आपको आइडिया हो जाता है कि हेपेटाइटिस का जो कोज है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन जो हेपेटाइटिस है वो किसी प्रोटोजोआ की वजह से, एल्गी, बैक्टीरिया या फंगस की वजह से नहीं होती। हमें पता है कि हमने ये हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ा हुआ है, इसमें डिफरेंट तरह के वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस, ए वायरस। तो बेसिकली हेपेटाइटिस जो है ये एक वायरल डिजीज है। इसका जो आंसर है दैट इज वायरस। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड। जो यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं जो कि डिजीजेस यहाँ पे कॉज करते हैं। बेसिलस वैसे डिजीजेस कॉज करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी बेसिलाई को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सा बेसिलस होगा जो बीमारियां फैलाता है। नेसेरिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया जिसने गोनोरिया की डिजीज कॉज करनी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। और दूसरा हमारे पास ट्रेपोनीमा पैलिडम है। ये ट्रेपोनीमा पैलिडियम जो है दैट इज द बैक्टीरिया जो कि कॉज करेगा सिफिलिस की डिजीज को, और ये भी एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। प्रेजेंस ऑफ रेमनेंट यानी कि बाकियात जो होते हैं ऑफ पेल्विक गर्डर इन वेल एंड स्नेक, यानी कि देखो जो वेल है उसके अंदर भी टांगों की जो बाकियात है, जो बकाया उस ऑर्गन का जो बाकी हिस्सा बच गया वो, और स्नेक के अंदर जो पेल्विक गर्डर की रिमेन्स है, ऑल्दो दे नेवर हैव लेग्स। ये हमें किस चीज़ की इंडिकेशन करते हैं कि उनके अंदर पेल्विक गर्डर अगर अभी भी उसका थोड़ा बहुत हिस्सा मौजूद है, वो इस चीज़ का के बारे में बताते हैं कि दे आर वेसिटिजियल ऑर्गन्स, जो कि पहले कभी इस्तेमाल होते थे लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होते। एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं वो। तो ये वेसिटिजियल ऑर्गन के बारे में बताएंगे। कुछ बच्चे इसमें पैलियोंटोलॉजी की तरफ जाएंगे। बच्चे पैलियोंटोलॉजी में हमने सिर्फ फॉसिल की बात करनी है, तो यहाँ पे पैलियोंटोलॉजी नहीं आएगा, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी में हम लोगों ने फॉसिल्स को डिस्कस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट। अब यानी नॉर्मली ना हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं जो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो जनरली वाटर को यूज नहीं करते एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं एंड दे लिबरेट सल्फर गैस। जो सल्फर गैस होती है उसको वो लिबरेट कर रहे होते हैं। तो उन्होंने H2S को यूज करना है ताकि वो सल्फर गैस को लिबरेट कर सकें, उसको रिलीज कर सकें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, क्या ये परमिएबल होती है? परमिएबल तो होती है, लेकिन कितनी परमिएबल होती है? ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, थोड़ी सी परमिएबल होती है। किसी मॉलिक्यूल को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देती है, बाकी मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत नहीं देती। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सिलेक्टिवली या पार्शियली परमिएबल होती है। अभी तक आप लोगों ने काफी हद तक देख लिया होगा कि एक जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बाकी बहुत आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स अमाउंट वेरीज फ्रॉम। जो वाटर की अमाउंट होती है, चंद बुक्स के अंदर ये लिखी होगी 65% टू 89%। यहाँ पे आगे हमारे पास खैर जगह खत्म हो गई, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। 65 टू 89% किसी बुक में लिखी होगी। लेकिन अगर हम इसके करीब जाएं, सबसे जो इससे मिलती जुलती एग्जाम्पल या आंसर की तरफ जाएं, तो दैट इज 70 टू 90% जो इसका क्लोजेस्ट आंसर है। तो पानी 70 टू 90% होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स, देयर रिक्वायरमेंट्स, उनकी बॉडी के जो काम होंगे उसकी बेस पे पानी की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट होगी। The phase in which bicuspid and tricuspid valves open, वो कौन सा फेज है जिसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं? बाकी हम लोग अभी देखते हैं कि सेमिन्यूलर वॉल्व्स हैं उसने क्लोज होना है। एंड प्रोड्यूसेस सेकंड हार्ट साउंड, जिसको हम लोग डब का नाम देते हैं। तो जो डब साउंड प्रोड्यूस होगा इसमें सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज हो रहे होंगे, जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व है ओपन होते हैं। तो आप लोगों को पता है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारे हार्ट की बेस है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजा जाता है।
ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स जो हैं वो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में होते हैं, तो ये तब ओपन होंगे। मीनवाइल जो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं जहां से वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है, वो वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे उस टाइम पे। तो वेंट्रिकल्स उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, वो फ्लैट, वो थोड़ा सा फूल रहे हैं, वो रिलैक्स कर रहे हैं। तो जो हार्ट के अंदर जब कोई भी चेंबर रिलैक्स करता है उसे हम कहते हैं डायस्टोल। तो वेंट्रिकल यहाँ पे डायस्टोल कर रहे हैं, एट्रियल सिस्टोल होगी। एट्रियल सिस्टोल के बारे में यहाँ पे कोई आंसर हमें या ऑप्शन हमें दी नहीं गई, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हमारे पास इसका आंसर होगा। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, जो मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन बनाया था, उसमें उसने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमारे पास फिनोटाइप की जो रेशो थी वो 9:3:3:1 थी। ये चीज़ आप लोगों को याद होगी कि उसमें हमारे पास जो ये येलो राउंड सीड थे वो 9 थे, जो रिंकल्ड ग्रीन सीड थे वो 1 थे, और उनके दरमियान में रिंकल्ड येलो भी 3 थे और राउंड ग्रीन भी 3 थे। तो आउट ऑफ 16 हमारे पास जो ये वाली रेशो आती है, दैट इज योर आंसर। ट्रायोज एंड ग्लिसरॉल आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ, समटाइम ये आपके पास ग्लिसरॉल जो होती है ना, इन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके एक एस्टर बनाती है, ये फैटी एसिड्स बनाती है। इसने प्रोटीन नहीं बनाना, उसको अमीनो एसिड बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर इसमें इस्तेमाल नहीं होना। लिपिड, वो जनरली लिपिड बनाएगी लेकिन उससे पहले वो फैटी एसिड बनाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर जो दैट इज फैटी एसिड। दे आर इनहिबिटर्स ऑफ की एंजाइम्स इन द नर्वस सिस्टम। अच्छा, तो हमारे पास जो कैल्शियम और पोटाशियम कोई इनहिबिटर नहीं है। सबस्ट्रेट एंड एक्टिवेशन भी इनहिबिटर का काम नहीं करते। हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है, ये इनहिबिटर नहीं है। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज भी इनहिबिटर नहीं है। पेस्टिसाइड्स इनहिबिटर्स होते हैं। डाईहाइड्रोक्सी डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन या डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन जो होगा, हमारे पास ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर इनहिबिटर्स, जो कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। प्लांट हार्मोन्स एसोसिएटेड विद एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस होता है क्या, जिसमें एक प्लांट जो है उसकी टिप जो है, सपोज करिए अगर हमारे पास ये एक प्लांट है, इस प्लांट की जो टिप होगी ये ग्रो करती जाएगी, लेकिन लेटरल जो शूट्स होंगी उनको ग्रो नहीं करने देगी। ये एपिकल डोमिनेंस कहलाती है, और इसको कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को कंट्रोल करता है। बोलस एंटर्स द एसोफेगस। जब हम, हमारा जो माउथ होता है, माउथ में हम लोग जब फूड को च्यू करते हैं तो वो जो बाइट होती है वो बोलस में कन्वर्ट हो जाती है। बोलस एसोफेगस में जाता है, ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप में नहीं जाता। किसकी वजह से नहीं जाता, हमारे यहाँ पे जो लेरिंग्स है इसके ऊपर एक फ्लैप पड़ा हुआ होता है, एक लिड पड़ी होती है जो कि ओपन और क्लोज होती है। जब कभी भी हम लोग फूड खाते हैं वो बंद हो जाता है, ट्रेकिया की ओपनिंग को क्लोज कर देता है और एसोफेगस में फूड को भेजता है। वो हमारे पास जो लिड होती है एपिग्लोटिस कहलाती है। नेट एटीपी प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बच्चों क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 2 एटीपी खर्च होते हैं, और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के नतीजे में 4 एटीपी बनते हैं। तो अगर हम इसकी मैथ करें, जो नेट एटीपी गेन है कि 2 खर्च हुए 4 मिले, तो ये जो 2 खर्च हुए इनको माइनस करना है, हमें टोटल 2 एटीपी मिलते हैं। ए इसका आंसर होगा। क्लास टर्बिलेरिया, ट्रेमाटोडा और कैस्टोडा बिलोंग्स टू फाइलम। ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों क्लासेस ऐसी हैं जो कि फ्लैट वर्म्स हैं। जैसे प्लेनेरिया वगैरह होते हैं, नहीं, फ्लैट वर्म्स हैं। और फ्लैट वर्म के लिए फाइलम कौन सा होगा, इकाइनोडर्म्स नहीं, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स हैं। एएस हेल्मिन्स भी नहीं है, पोरिफेरा भी नहीं, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्स, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स जो है दैट इज योर फ्लैट वर्म फाइलम। स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो मिडिल एक्सिस है वो बहुत ज्यादा ग्रो करके चला जाता है ऊपर। ये बेसिकली जो मिडिल एक्सिस के ग्रो करने वाला फीचर है, जिसके इर्द गिर्द हमारे पास स्पाइक्यूल्स जो हमें देखने को मिलेंगे। ये फैमिली जो ग्रास फैमिलीज होती हैं उनका फीचर होता है। और ये जो ग्रास फैमिलीज होती हैं यहाँ पे, जैसे कि वीट फैमिली है, वो पोएसी फैमिलीज कहलाती हैं। तो ये हमारे पास पोएसी फैमिली का फीचर होगा स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय डैश, या सराउंडेड बाय व्हाट। अगर हम एक बात करें ना, सपोज कर लें कि हमारे पास एक ये मायोसिन का फिलामेंट है, हम इसको साइड से देख रहे हैं। अगर हम इसको फ्रंट से देखेंगे, मायोसिन का सपोज कर लें ये एक फिलामेंट है। इस फिलामेंट की साइड्स में क्या होगा, हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6
6 एक्टिन के फिलामेंट्स होंगे जिनको इसने कॉन्ट्रैक्ट करवाना होगा एक मायोसिन के फिलामेंट ने। तो 1 मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स। Synthesis of disaccharide by condensation of 2 glucose joined by glycosidic linkage to form। जब कभी भी 2 ग्लूकोज जुड़ते हैं आपस में, जो डाइसैकेराइड बनती है, ऐसी डाइसैकेराइड जिसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे, उसको हम लोग माल्टोज का नाम देते हैं। गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज ये दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड नहीं है। जो लैक्टोज है इसमें एक ग्लूकोज होता है, दूसरा गैलेक्टोज होता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ 2 ग्लूकोज हैं तो वो माल्टोज बनाते हैं। व्हाइट आइड ट्रेट इन ड्रोसोफिला इज ड्यू टू, आप लोगों को पता है कि हम उसको, वो जो मेल मिला था हमें जिसकी आंखें व्हाइट थी ड्रोसोफिला के अंदर, हम उसे म्यूटेंट कह रहे थे कि वो म्यूटेंट मेल है, ठीक है। उसके अंदर जो व्हाइट आई प्रोड्यूस होगी वो किस वजह से होगी? लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर की वजह से नहीं, बल्कि म्यूटेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई थी। एंजाइम्स आर जनरली इनएक्टिवेटेड रैपिडली बाय एक्सपोजर टू हाई यूवी रेज बिकॉज इट ऑल्टर्स दम। जो यूवी रेज होती हैं, हाई यूवी रेज होती हैं, ये क्या काम करती हैं? ये एंजाइम्स के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं जो डाइसल्फाइड लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ देती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो एंजाइम की शेप होती है, शेप चेंज हो जाती है। इट अल्टर्स द शेप ऑफ एंजाइम। तो हमारे पास सी इसका आंसर है। इन फ्रॉग न्यू एयर ड्रॉन इनटू बकोफेरिंजियल कैविटी, यानी कि माउथ और फेरिंग्स की जो कैविटी होती है उसे बकोफेरिंजियल कैविटी कहते हैं, थ्रू नॉस्ट्रल्स एंड कोल्ड एयर, सॉरी कोल्ड नहीं, ओल्ड एयर रिटेन्ड अंडर प्रेशर इन। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ये जिसने पेपर बनाया था, वैसे थैंक यू सो मच टू दोज गाइज जिन्होंने ये पेपर बनाया, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक सभी से हो जाती है। तो ओल्ड एयर जो होती है वो कहाँ पे रिटेन की जाती है? ओल्ड एयर जो होती है बच्चों कहाँ पे रिटेन हो सकती है? नेजल कैविटी के अंदर तो नहीं हो सकती, ट्रेकिया के अंदर ओल्ड एयर रिटेन नहीं हो सकती, नोस्ट्रिल्स के अंदर भी नहीं होती, वो लंग्स के अंदर रिटेन होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं। एक इसका आंसर हो सकता है जीन की फॉर्म में स्टोर होता है। इसके अलावा हर एक जीन के अंदर भी ना 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। वो जो 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है वो एक अमीनो एसिड को बनाने, एक अमीनो एसिड को ऐड करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। उनको हम लोग जेनेटिक कोड का नाम देते हैं। जैसे जो ATG है किसी भी जीन के अंदर, वो ट्रांसलेट और ट्रांसक्राइब होगा जब RNA में तो AUG बनेगा। ये एक कोडोन है, ये एक जेनेटिक कोड है जिसकी वजह से मिथियोनीन अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन में ऐड होता है। पायरुविक एसिड इज एसिड ऑफ, पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन के एटम होते हैं? जब एक ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। एक ग्लूकोज में 6 कार्बन के एटम है, उसको तोड़ा जाएगा 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, यानी कि उसके अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे। पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, हमें पता है, हम लोगों ने ये चीज बहुत दफा पढ़ी हुई है कि जो पॉलीसैकेराइड इस नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंट है, वो पॉलीसैकेराइड कौन सा है बच्चों? क्या वो लिग्निन है? लिग्निन सेकेंडरी सेल वॉल में होता है, जो कि हर प्लांट सेल के अंदर नहीं होती। लिग्निन नहीं है। क्यूटिन नहीं है। काइटिन फंगस की सेल वॉल के अंदर होता है। हेमीसेलुलोज होता है प्लांट की सेल वॉल में, लेकिन जो मेन कंपोनेंट है दैट इज सेलुलोज। प्लांट लाइक कैरेक्टर फाउंड इन यूग्लिना। अच्छा, जो पायरिनोइड्स हैं, पायरिनोइड्स क्या होते हैं? पायरिनोइड्स होते हैं ना, ये माइक्रो कंपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो रखा जाता है। ये माइक्रो कंपार्टमेंट्स हैं, और ये जो माइक्रो कंपार्टमेंट्स होते हैं, दीज माइक्रो कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको पायरिनोइड बोला जाता है, और ये वाला फीचर जो है वो यूग्लिना के अंदर भी मौजूद होता है। तो पायरिनोइड इज योर आंसर। बाकी प्लांट के अंदर सीलिया, फ्लैजेला मौजूद नहीं होते। पेलिकल जो है वो उस प्लांट के अंदर मौजूद नहीं होती। फोटो रिसेप्टर का मतलब है जो लाइट को महसूस करने वाले रिसेप्टर होते हैं, जैसे हमारी आंखें हैं, ये प्लांट के अंदर नहीं होते। It has neurosecretory, question number 25, it has neurosecretory cells that secrete releasing and inhibiting hormones। तो बच्चों न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स का मतलब है कि ऐसे न्यूरॉन्स जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर नहीं होते, एड्रिनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड के अंदर नहीं होते। मास्टर ग्लैंड भी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को बोला जाता है। जो हाइपोथैलेमस है, इसके सेल्स को हम लोग न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये न्यूरोसिक्रीटरी हार्मोन्स बनाते हैं। इट इज द सीट ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटी। हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट होता है जो कि कॉन्शियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? वो एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो कि हम लोग सोच समझ के कर रहे होते हैं। वो वाला जो ब्रेन का पार्ट होता है वो बेसिकली सेरिब्रम ने कॉन्शियस एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है दैट इज द सीट ऑफ कॉन्शियस एक्टिविटीज इन योर ब्रेन। द कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, बच्चों वी ऑल नो, हम सभी को पता है
कि जो एनर्जी करेंसी है सेल की, जैसे हर एक मुल्क की करेंसी होती है, आप उस करेंसी को यूज करके कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, सेल ने एनर्जी को यूज करने के लिए जो करेंसी स्पेंड करनी है दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्कॉर्पोइड काइम इज फाउंड इन, अब ये बेसिकली स्टेम की एक बनावट है जिसमें जिग जैग पैटर्न बनता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्टेम की, और ये जो स्कॉर्पोइड काइम होता है इट इज द फीचर ऑफ कॉटन, ये कॉटन के अंदर प्रोड्यूस होता है। बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला ऑल ओवर द सरफेस, लोफोट्राइकस में एक साइड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला होगा, तो ये आंसर नहीं है। पेरिट्राइकस के अंदर पूरे के पूरे बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजेला मौजूद होते हैं। ए ट्राइकस में कोई फ्लैजेला नहीं होता, मोनोट्राइकस में एक फ्लैजेला होता है, डिप्लोट्राइकस में 2 फ्लैजेला होंगे। तो हमारे पास अगर बैक्टीरिया की पूरी सरफेस के ऊपर फ्लैजेला है तो वो पेरिट्राइकस कहलाएगा। अ हार्मोन secreted from duodenal mucosa that changes inactive trypsinogen into trypsin, तो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होगा? जो एंजाइम होगा, यहाँ पे बेसिकली हार्मोन की बात की जा रही है, हार्मोन तो रिलीज होगा सिक्रिटिन, लेकिन जो एंजाइम प्रोड्यूस होगा जिसने ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है, ट्रिप्सिनोजिन एक प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, ट्रिप्सिन एक एक्टिव फॉर्म है, ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम होता है, एंटीरोकाइनेज ये वाला काम करता है। सेल बिकम्स डेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, अगर एक प्लांट सेल है उस प्लांट सेल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू हो जाए, सेकेंडरी सेल वॉल के बनने की वजह से जो प्लांट सेल है वो डेड हो जाता है। और सेकेंडरी सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? वो लिग्निन होता है, जिसकी वजह से वुड वाला टेक्सचर मिलता है एक प्लांट को। रेबीज इज कोज्ड बाय, रेबीज होती है वो एक वायरस कोज करता है जो कि काफी मशहूर वायरस है। इट इज नॉट राइनो वायरस, इट इज रैप्डो वायरस। रैप्डो वायरस होता है एक आरएनए वायरस है, नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है जो कि रेबीज कोज करते हैं, उसका नाम रैप्डो वायरस है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। इन एड्स डी स्टैंड फॉर, बच्चों एड्स में बेसिकली पूरे का पूरा उसका जो मतलब है, देखिए इतने आसान एमसीक्यूज भी आते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स में जो डी है इसका जो वर्ड है वो डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। इट्स अ लूप और सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज शोन बाय द इफेक्टर्स दैट वीकन द इफेक्ट ऑफ इनिशियल स्टिमुलाई, यानी कि एक स्टिमुलस की वजह से एक रिस्पांस प्रोड्यूस होगा और जो रिस्पांस होगा वो अपने स्टिमुलस को डिक्रीज कर देगा, अपने स्टिमुलस को खत्म कर देगा। इस तरह के फीडबैक को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे हम लोग नेगेटिव फीडबैक का नाम देते हैं। जैसे सपोज कर लें आपको प्यास लगती है, प्यास का लगना एक स्टिमुलस है और थर्स्ट फील हुई है वो स्टिमुलस है। आप पानी पीते हैं, पानी का पीना एक रिस्पॉन्स है। आपने जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया उसने आपके स्टिमुलस को खत्म कर दिया, तो ये बेसिकली हमारे पास नेगेटिव फीडबैक होता है और हमारी बॉडीज नेगेटिव फीडबैक पर चलती हैं। क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेज। अच्छा, जो मियोसिस के अंदर प्रोफेज 1 होता है ना, प्रोफेज 1 के अंदर 5 आगे स्टेप्स होते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। जो लिप्टोटीन के अंदर हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के सामने आना शुरू होते हैं, जाइगोटीन में एक दूसरे के साथ बिल्कुल अरेंज हो जाते हैं। पैकिटीन के अंदर ऐसा होता है कि उनकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो शफल हो चुका होता है, क्रॉसिंग ओवर जो है पैकिटीन के अंदर हो जाती है। देन हमारे पास डिप्लोटीन आता है जिसमें जो क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, और डाइकाइनेसिस के अंदर क्रोमोसोम्स मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जो क्यास मेटा होता है उस पॉइंट पे जुड़े हुए होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है ये पैकिटीन के अंदर होती है। A coenzyme constitute about certain percentage of portion of entire enzyme। तो एक पूरे के पूरे एंजाइम के अंदर कोएंजाइम कितने परसेंट होता है? बड़ा सिंपल से याद रखने वाला हमारे पास ये आंसर है, 1% होता है। एक पूरे एंजाइम का सिर्फ 1% पार्ट जो है उसका कोएंजाइम होगा। Each chain of DNA is formed by union of many nucleotides by means of। तो बच्चों देखो ये भी सिर्फ याद करने वाला आपके पास सवाल आया, इसके अंदर आप लोगों ने समझना कुछ भी नहीं है कि 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में कौन सा बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। आप खुद सोचें कि 2 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो डबल बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए तो नहीं जुड़ते, वो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ते हैं। माइमोसा प्यूडिका शोज, माइमोसा प्यूडिका जिसे हम लोग टच मी नॉट या शेम प्लांट का नाम देते हैं, जब उसको टच किया जाता है वो उसके पत्ते बंद हो जाते हैं। इस तरह की जो मूवमेंट होती है जो कि टच के स्टिमुलस से चलती है उसे हम लोग हेप्टोनास्टिक मूवमेंट का नाम देते हैं। इसके अलावा सीज्मोनास्टिक भी उसी को बोला जाता है। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी से गलती से टाइप हो गया हो, लेकिन ये दोनों तकरीबन सेम ही चीजें हैं। हम सीजोनास्टिक भी टच की वजह से होने वाली एक मूवमेंट होती है,
हेप्टोनास्टिक भी टच की वजह से एक होने वाली मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हेप्टोनास्टिक इसका ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा। मेंडल फॉर हिज रिसर्च सिलेक्टेड, मेंडल ने अपनी रिसर्च के लिए क्या चीज सिलेक्ट की थी? उसने पी प्लांट सिलेक्ट किए थे। हम एडिबल भी कह सकते हैं उसे, लेकिन वो गार्डन पी प्लांट थे ज्यादातर, तो उसने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, वाइल्ड नहीं थे वो। दिस लिपिड इज मोस्ट कॉमन और मोस्ट अबंडेंट रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी। तो कौन सा लिपिड ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज होता है? दे आर असाइल ग्लिसरॉल्स, वो असाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड तो हमारी बॉडी को बनाने का काम करते हैं। जो केराटिनॉइड्स हैं, केराटिनॉइड्स बच्चों पिगमेंट्स होते हैं। टारपिनॉइड्स अलग अलग तरह के कंपाउंड्स हैं, इसके अंदर हमारे पास रबर भी इसमें आ जाता है, टारपीन्स भी इसी में आ जाती हैं। टारपीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनका अपना एक एरोमा होता है, अपनी स्मेल होती है। तो हमारे पास ये जो असाइल ग्लिसरॉल्स हैं, ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं इन आवर बॉडी। द ऑर्गन्स परफॉर्म सेम फंक्शन इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बट ए डिफरेंट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज। तो वो ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन उनका फंक्शन सेम है, वो वाले ऑर्गन्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? वो वाले ऑर्गन्स जो होते हैं जो कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। जैसे कि एक मॉस्किटो का विंग होगा और एक बर्ड का विंग है, दोनों का काम फ्लाइट है, लेकिन दोनों की कंपोजिशन और दोनों का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग एनालॉगस ऑर्गन्स का नाम देते हैं। द हार्ड पार्ट्स ऑफ द सीड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो सीड के अंदर आपको हार्ड पार्ट मिलता है बेसिकली, उसके अंदर क्या होता है कि जो डेड सेल्स मौजूद होते हैं वो सेक्लेरॉइड्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब ये वाला एक छोटा सा पार्ट आ गया, इससे पहले 2 एमसीक्यूज आए थे बॉटनी के, ये वाला एक छोटा सा पार्ट आएगा जो कि बॉटनी से रिलेटेड है। बाकी हमें यहाँ पे अभी तक कोई भी बॉटनी वाला एमसीक्यूज नहीं मिला। डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर चंद एक बॉटनी वाले एमसीक्यूज आते हैं। वायरसेस इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग, जो वायरस है लैटिन में इसका मतलब क्या होता है? एक पॉइजनस लिक्विड या एक वेनमस लिक्विड को बेसिकली वायरस कहा जाता था। स्वीट या सावर तो नहीं होगा, एक पॉइजन होगा जो कि वायरस कहलाएगा। इन द हार्ट द थिक वॉल्ड चेम्बर्स आर लोकेटेड एट द, अच्छा ज्यादातर बच्चे जो है ना वो लोअर साइड की तरफ जाएंगे क्योंकि नीचे वाली साइड पे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो थिक वॉल्ड चेम्बर्स हैं। लेकिन अगर हम हार्ट की बात करें ना, ऊपर सपोज कर लें हमारे पास 2 एट्रियम है, राइट और लेफ्ट एट्रियम, और नीचे हमारे पास ये 2 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। अब जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये जहाँ पे कॉर्नर मौजूद होता है, जहाँ पे एक नोक सी मौजूद होती है, इसे हम लोग एपेक्स कहते हैं। किसी भी चीज के अंदर जो कॉर्नर वाला या नोक एंड पे होगी उसे हम एपेक्स का नाम देंगे। तो हार्ट के अंदर जो थिक वॉल्ड चेम्बर्स हैं वो भी एपेक्स पे मौजूद होते हैं। एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस हेल्पिंग ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन कौन करवाता है? फ्लैजेला या मेम्ब्रेन नहीं करवाती। टेंटिकल उनके अंदर होते नहीं है, सीलिया उनके अंदर होते नहीं है, तो उनके अंदर एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज पिलाई। और ट्रू पिलाई जो होते हैं वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर मौजूद होते हैं। कलरलेस प्लास्टिड इज कॉल्ड, क्रोमोप्लास्ट के अंदर बहुत से डिफरेंट कलर्स होते हैं। जो हमारे पास एरिथ्रोप्लास्ट रेड कलर प्रोड्यूस करेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर होता है, साइनोप्लास्ट होते हैं ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। Evolution is a transformation of the form and mode of existence of an organism in such manner that the descendants differ from their ancestor according to। कि कौन सा बंदा था जिसने ये कहा था कि एवोल्यूशन इस तरह से होती है कि जो डिसेंडेंट होता है वो अपने एंसेस्टर से थोड़ा सा डिफरेंट होता जाता है वक्त के साथ साथ, तो उसमें तब्दीलियां आती जाती हैं। वो हमारे पास जो डार्विन भाई थे, डार्विन भाई ने ये वाली बात की थी। Uterus opens to vagina by a narrow opening bounded by a muscular sphincter at its bottom known as। तो इन दोनों के दरमियान में जो ओपनिंग होती है जहाँ से जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, उसने भी बॉडी से बाहर निकलना होता है, उस ओपनिंग को हम लोग सर्विक्स का नाम देते हैं। स्केलेटन ऑफ मरीन शेल्ड सार्कोडियंस, सार्कोडाइन होते हैं। सार्कोडाइंस गिव क्लूज टू द पॉसिबल डिपॉजिट ऑफ। तो बेसिकली मेरीन शेल्ड सार्कोडाइंस जो होते हैं, अगर हमें उनके स्केलेटन मिलते हैं एक जगह पर, तो हमें इससे आइडिया होता है कि यहाँ पर समंदर में ये वो जगह हो सकती है जहाँ पर आपके पास जो ऑयल डिपॉजिट्स हैं या जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं वो हों। हमें पोटाशियम समंदर से उस तरह से नहीं चाहिए, मैग्नीशियम या क्रोमियम वगैरह उस तरह से नहीं मिलता, पेट्रोलियम मिलता है समंदर से उस तरह से। Spinal cord comes out from the cranium through an opening known as। क्रेनियम के अंदर एक छोटी सी ओवल सी ओपनिंग होती है जहां से स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है। क्रेनियम हमारी स्कल का वो वाला पार्ट है जहां से मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्पाइनल कॉर्ड बाहर की तरफ निकल रहा होता है।
तो उस ओपनिंग को, उस होल को क्या नाम देते हैं? उस होल को हम लोग ल्यूमन नहीं कहेंगे। ल्यूमन जो होगा वो किसी भी वेसल के दरमियान में ये जो अंदर वाली एम्प्टी स्पेस होती है इसे हम ल्यूमन कहते हैं। गैंग्लियन सेल बॉडीज का एक क्लस्टर होता है। एसिटाबुलम और जो ग्लिनॉइड कैविटी है ये स्केलेटन का पार्ट होता है। जो क्रेनियम के अंदर हमारे पास ये ओपनिंग होगी दैट विल बी फोरामेन मैग्नम। एंडोसाइटोसिस व्हिच इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड। तो अगर हम सॉलिड मटेरियल को इनटेक करते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन सॉलिड मटेरियल को इनटेक करती है, वैसे अगर मटेरियल को इनटेक करेगी वो एंडोसाइटोसिस है। अगर लिक्विड होगा तो पाइनोसाइटोसिस कहलाएगा, अगर सॉलिड होगा तो वो फैगोसाइटोसिस कहलाएगा। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा कॉल्ड, जो प्रोटिस्टा होते हैं ना उनके अंदर 3 अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं दे आर एल्गी प्रोटिस्टा हैं जो कि प्लांट से मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स हैं। When substrate combines the active site of an enzyme, it induces a conformational change that enables the enzyme to perform. जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल था, डैनियल कोशलैंड ने जो मॉडल प्रपोज किया था, उस मॉडल के मुताबिक जब कभी भी एक सबस्ट्रेट किसी एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो वो उस एंजाइम के स्ट्रक्चर में वो चेंजेस इंड्यूस करता है जिसकी वजह से एक एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा, अपना जो रिएक्शन है वो कर पाएगा। मेंडल सिलेक्टेड फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। मेंडल ने कितने पेयर सिलेक्ट किए थे? उसने 7 अलग अलग तरह के पेयर सिलेक्ट किए थे ट्रेड्स के। तो 7 पेयर्स इज योर आंसर। पावर हाउस ऑफ द सेल। बच्चों देखो, ये आप किसी 9th क्लास के बच्चे से पूछ लो, किसी 8th क्लास के बच्चे से पूछ लो, उसको भी ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आता होगा, इसका आंसर पता होगा कि बल्कि कोई बंदा जो बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा उससे भी पूछ लोगे तो उसको ये क्वेश्चन जो है वो पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। The tidal volume of the lungs at rest or during normal breath is, जो नॉर्मली हमारे लंग्स का टाइडल वॉल्यूम होता है वो तकरीबन 1.5 लीटर होता है, लेकिन उससे क्लोजेस्ट आंसर जो है वो 2 लीटर्स है, तो हम लोग इसको 2 लीटर्स आंसर करेंगे। They detect pain and tissue damage। तो हमारी बॉडी में कौन से ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि पेन को महसूस करते हैं? बैरो रिसेप्टर्स नहीं करते, जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो नहीं करते, फोटो रिसेप्टर्स ने लाइट को महसूस करना है, नोसिसेप्टर्स डिटेक्ट पेन। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। जो सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस है उसमें जो F2 जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसकी फिनोटिपिक रेशियो जो होती है वो 3:1 होती है, और उसकी अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात की जाए तो वो 1:2:1 होगी। जैसे कि सपोज कर लें, मैं आप लोगों को ये छोटा सा करके दिखा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि फिनोटाइप रेशियो के अलावा जीनोटाइप रेशियो भी पूछ ली जाती है। तो सपोज कर लें हम लोगों ने 2 प्लांट्स को क्रॉस करवाया, एक टॉल है दूसरा ड्वार्फ है। इन प्लांट्स के अंदर जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी सभी की जीनोटाइप होगी T हम अगर F1 को F1 से क्रॉस करवाते हैं, T इनको आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो ना यहाँ पे एक छोटा सा अगर हम लोग पुनेट स्क्वायर बना लें, इस प्लांट के गैमेट्स को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं T, इसके गैमेट्स को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं T। तो जब ये और ये आपस में मिलेंगे T टॉल प्लांट बनेगा। जब ये और हमारे पास ये वाला जो गैमेट आपस में मिलेगा T, ये भी टॉल है, यहाँ पे भी T टॉल प्लांट बनेगा, और यहाँ पे t। तो ओवरऑल 4 में से 3 जो होंगे वो टॉल होंगे, तो 3:1 हमारे पास आएगी। लेकिन अगर हम जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो 1 जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 आपके पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और 1 हमारे पास क्या है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो 1:2:1 ये हमारे पास इसकी रेशियो आएगी जीनोटाइप रेशियो। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन ब्रीडिंग प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर एवोल्यूशन इज नोन एज। अच्छा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? हम लोग खुद से सिलेक्ट करते हैं कि फलां ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए, उसका फलां कैरेक्टर हमें चाहिए अगले ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अगली जनरेशन के अंदर। तो इस चीज़ को जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को खुद पालते हैं, उनको अपनी मर्जी से ब्रीड करवाते हैं, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन करते हैं हम वाइल्ड एनिमल्स को, जब पालना शुरू कर देते हैं हम उनको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, तो डोमेस्टिकेशन की एग्जांपल देता है हमें, उसका एविडेंस देता है। Molecules of amylose consist of unbranched chains of hundreds of glucose subunits joined together by। तो आप लोगों को पता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो होगा यहाँ पे, लेकिन अमाइलोज के अंदर जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं ना, तो वो किस तरह से जुड़ते हैं? एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से जुड़ा हुआ होता है, तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो होती है यहाँ पर। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ कोस्ट लाइन फ्रॉम स्टॉर्म, शेल्टर फॉर मेरीन ऑर्गेनिजम्स, असिस्ट इन कार्बन एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग।
तो पॉलिप और मेडुसा छोटे छोटे हमारे पास सीलेंट्रेट्स हैं, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा है, जेलीफिश है, इन्होंने तो किसी तूफान से नहीं बचाना। यूरेला एक सीलेंट्रेट है, ये भी हाइड्रा की तरह का एक ऑर्गेनिज्म होता है, इसने या हाइड्रा ने तो किसी तूफान से नहीं बचाना। जो कोरल रीफ्स होती हैं, दे प्रोटेक्ट द कोस्ट लाइन फ्रॉम अ स्टॉर्म। ईच एंजाइम हैज अ डिम्पल और ग्रूव एट अ स्पेसिफिक साइड कॉल्ड। अगर हमारे पास एक एंजाइम है, उसके ऊपर एक छोटा सा डिम्पल से या ग्रुप सा बना हुआ है, इसे हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं एंजाइम की। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, जो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है, हम लोगों ने मल्टीपल टाइम इसको डिस्कस किया हुआ है, वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। द वेकेटेड वेसिकुलर फॉलिकल, ऐसा फॉलिकल जिसके अंदर से एग निकल चुका है, वो रप्चर हो चुका है, फॉर्म्स अ फैटी येलो स्ट्रक्चर ऑन ओवरी कॉल्ड एज। तो जब भी एक फॉलिकल रप्चर होता है, उसमें से जो एग है वो रिलीज हो जाता है, तो वो जो फॉलिकल होता है ना, फॉलिकल एक येलो कलर के ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। अकेंथा फोलिका इज एन अफ्रीकन जाइंट स्नेल दैट इज डेंजरस। अच्छा, जो ये अफ्रीकन जाइंट स्नेल होता है ना, ये कोई सिल्क वर्म के लिए नुकसानदेह नहीं है, पेपर इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह नहीं है, एपीकल्चर पेस्ट भी नहीं है, ये सेरिकल्चर पेस्ट भी नहीं है, बल्कि ये एक एग्रीकल्चरल पेस्ट है। ये एग्रीकल्चर को खराब करता है, ये जो स्नेल होता है। द एंजाइम विच इज यूज्ड इन केल्विन साइकिल इज, केल्विन साइकिल का दूसरा नाम है डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन के अंदर कौन सा एंजाइम यूज होता है बच्चों? देखो, डार्क रिएक्शन में सबसे पहला काम करना है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट को कार्बोक्सिलेट किया जाएगा। तो कार्बोक्सिलेट करने वाला जो एंजाइम होगा यहाँ पर, दैट इज रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे यूज होता है। द फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज जो कि बोन्स के एंड पर मौजूद होता है, मूवेबल जॉइंट्स के अंदर मौजूद होता है, बिटवीन द जॉइंट्स बिकम्स डीनेचर्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम व्हिच मेक्स द बोन हार्ड। द डिजीज इज, अगर हमारे जॉइंट्स हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाएंगे, हमारे जॉइंट्स मूव करना बंद कर देंगे, तो ये जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, तो वो कौन सी डिजीज होती है? आप लोगों को पता है, वो आर्थराइटिस होता है। जो जॉइंट्स की डिजीज है वो आर्थराइटिस है। HB हीमोग्लोबिन इन ईच रेड ब्लड सेल, NBC नहीं है, RBC है। हर एक रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी या अमाउंट है वो कितनी होती है? तो तकरीबन 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि हर एक रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद होते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसमें 280 सबसे क्लोजेस्ट आंसर है, वी विल गो फॉर 280। तो ये बच्चों आपके पास डाउ यूनिवर्सिटी का एक पेपर था, जिसका बायोलॉजी वाला सेक्शन हम लोगों ने कवर किया। अक्सर वक्त मुझे बच्चे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि सर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी कवर करें, तो बच्चों वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो इतनी डिटेल में नहीं आते जितने मुझे डिटेल में बायोलॉजी आती है। तो अगर मैं उनको कवर करता हूँ, मैं उनकी आपको कीज बता सकता हूँ, लेकिन उसमें ऐसा होगा कि मुझे उन क्वेश्चंस की डिटेल्स नहीं पता होंगी। तो इस वजह से मैं आपको वो वाले क्वेश्चन जो मैं नहीं करवा पाऊंगा। हम लोग बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसी को डिस्कस कर लेंगे फिलहाल। तो बच्चों, डाउ यूनिवर्सिटी का 2022 का जो पेपर था वो हम लोगों ने अभी यहाँ पे कवर किया। इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने कोई पेपर अपने MD-CAT के एग्जाम से पहले कवर करवाने हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोग उस पेपर को भी कवर करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक, इसको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।